हम गुलाम कभी थे ना कभी रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी तो मुझे बीजेपी और संघ ने खड़ा नहीं किया है, मुझे अपने काम ने खड़ा किया। पहले इंडियन हूँ, पहले मुसलमान हूँ। आप बताइए आपकी नजर। आपका प्रेस का कार्ड है। मैं सोच रहा हूँ कि बना लूं कि कुछ भी बकवास करूं, कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार की कठपुतली है। सूफीज कम्युनिटी के लोग जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते और हमारे लोगों को पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए। 1,80,00,000 रुपए पैसा ऐसा आएगा जो कौम की फलाहियत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ जो हमारे भारतीय मुसलमान है या भारतीय माइनॉरिटी के कोई भी लोग हैं, उसकी नागरिकता को इससे कोई कि जो मुस्लिम समाज में एक हमारी कमी रही है कि हमारे जो केंद्र की योजनाएं हैं, वो योजनाएं जमीन तक नहीं पहुंच पाती हैं। सरकार जिस तरीके से बोलती है, इस तरीके से चुनाव कमीशन जो है काम करता है। तो कैसा होता है कि कौम के लिए घसाना नहीं चाहते, वक्त देना नहीं चाहते, पैसा देना नहीं चाहते, सिर्फ बात करना चाहते। और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदर्शिक और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज का खुसूसी प्रोग्राम खास मुलाकात। तो दोस्तों, आज हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में हमारे खुसूसी मेहमान हैं जनाब दानिश भाई कुरैशी। दानिश भाई कुरैशी वो शख्सियत हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी पे काफी बाज नजर रखे हुए हैं और खासकर पॉलिटिक्स की बात की जाए तो उस पर भी इनका एनालिसिस जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो आज हम इनसे बात करते हैं कौम के हालात के बारे में, मौजूदा हालात के बारे में, इस तरीके से कि आजकल देखा जाए तो मुस्लिम कौम जो है वो फिलहाल अपना रहनुमा चुनने में काफी दिक्कत महसूस कर रही है, दिशाहीन। यानी उसे कुछ इस तरीके की दिशा नजर नहीं आती कि हम क्या करें क्या ना करें। ऐसे हालात में हम ख्यालात जानेंगे दानिश भाई के। तो दानिश भाई, आपका इस्तेकबाल है। बहुत शुक्रिया मुदर साहब, आपका मुझे बात करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। दानिश भाई, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि जिस तरीके से आजादी के बाद से लेकर अब तक मुसलमानों के धीरे धीरे जो खस्ता हालात होते जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मुदर साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देश का जो बंटवारा हुआ, जो तकसीम हुआ मुल्क में, और तब से लेके आज तक जो हालात हैं वो कम्युनिटी के, अगर कौम की बात की जाए तो कम्युनिटी के बहुत बुरे दिन हैं ये दिनों में। और बंटवारा जो हुआ था उसके पीछे की अगर आप पूरी राजनीति देखेंगे तो तब भी यही राजनीति थी कि मुसलमानों को पॉलिटिकली कैसे दबाया जाए। तारीख शायद है इस बात की, आप अगर तारीख पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में सबसे पहला सिंध प्रोविनेंस था जिसने पाकिस्तान बनाने के लिए रेजोल्यूशन पारित किया था। अपने आप में वो एक बड़ा प्रोविनेंस हुआ करता था और वहां भी जो सारी लड़ाई थी वो सत्ता की महामारी की थी और वही चल रहा था कि भाई कैसे सत्ता में आया जाए। और जब सत्ता में आने के लिए रास्ते में बैरिकेड्स बनाए गए तो फिर उसके बाद ये नई बात आई तकसीम की। और तकसीम के बाद हिंदुस्तान जिन्होंने तय किया था रहना मुल्क के तौर पर, उन्हें आज तक जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालात इतने बुरे हुए कि जिसको अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारा सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री था, मतलब सेक्युलर जो जमहूरियत थी हमारी, वो फॉर द पीपल एंड द पीपल बाय द पीपल थी। लेकिन अगर उसकी बात की जाए तो आज के दौर में तो फॉर अदानी एंड अंबानी बाय अंबानी हो गई है। और इसमें न सिर्फ मुसलमानों का बल्कि दलितों का, आदिवासियों का, इवन ओबीसीज का, कि जो बहुत बड़ा चंक है, 42% पॉपुलेशन है हमारे यहाँ इस मुल्क में ओबीसीज का, लेकिन ओबीसीज को भी जिस तरह से साइडलाइन कर रखा है मेन स्ट्रीम से, तो ये बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। हालात की अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट के अंदर में एंटी मुस्लिम लॉज रेजोल्यूट किए गए, जैसे जागीरदारी नाबूदी धारा, देवस्थानी नामी नाबूदी धारा, नवाबी नाबूदी धारा, आर्टिकल 341 पे रेजोल्यूशन के भाई इसका बेनिफिट जो है मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा, जिनकी पुण्य भूमि, जिनकी कर्म भूमि भारत है उन्हीं को दिया जाएगा। तो इस तरीके की डिसइक्वालिटी करके, अनइक्वालिटी करके मुसलमानों को जिस तरह पोलिटिकली बैकफुट पे डाला गया, डिमीन किया गया, ये सारी कॉन्स्पिरेसी उसी पर मतलब उसी का नतीजा है जो हमारे ये हालात हैं। तो जिस तरीके से आपने बताया कि डाला गया, यहाँ पर एक चीज ये भी सवाल उठता है कि जिस तरीके से कांग्रेस काफी सालों से थी और मुसलमानों का काफी इसमें वर्चस्व भी रहा है, तो इसमें कांग्रेस के लीडरान जो हैं वो कितने जिम्मेदार हैं मुसलमानों को ये करने में, या मुस्लिम कम्युनिटी खुद कितनी जिम्मेदार इस चीज के लिए कि जो अपने आप को इस पिछड़ेपन में धकेल रही है?
देखिए, स्टेट स्पॉन्सर जब पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन होता है मदर साहब, तो जब रियासत खुद क्या बोलते हैं नाइंसाफी पर आमादा हो जाती है तब हालात होते हैं। जैसे कि हम गुजरात की अगर बात करें तो आप देखिए, गुजरात में हमारे यहाँ एक कम्युनिटी है जिसको हम पाटीदार कहते हैं। कांग्रेस और भाजपा के मिला के अनकरीब 52 एमएलएज हैं। उनकी आबादी उनकी भी 12% है, आबादी मुसलमानों की भी 12% है। तो एक तरफ तो आपको 52 एमएलए मिलेंगे दोनों पार्टी के मिला के, दूसरी तरफ 3 भी मुकम्मल ठीक से नहीं है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, ये स्टेट स्पॉन्सर डिस्क्रिमिनेशन है। जैसा कि मैंने बताया आपको पहले सवाल में कि किस तरीके से पार्लियामेंट से कानून बनाकर हमें पिछड़ा रखने की साजिश की गई। रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया गया जो पसमानदा कौम थे। अगर एक नाई हिंदू है तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट है, वही नाई मुसलमान है तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं है। एक धोबी अगर हिंदू है तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट है, वही धोबी मुसलमान है तो वो सिर्फ मुसलमान है इसलिए नहीं मिलेगा। तो अनइक्वालिटी का जो पैरामीटर जो बनाया था वो इसी शासन काल में बना। दूसरी बात हम करें कि अगर इस देश में कट्टरवादी संस्थाएं जो पली बड़ी हुई, जैसे कि हम संघ परिवार और उसकी भगिनी संस्थाओं की बात करें, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, हिंदू महासभा, ये सारी इन सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के शासनकाल में ही बनी। अब आप सोचिए कि जब सत्ता में आप हैं और सत्ता की अनिच्छा के बिना, मतलब उसकी इच्छा के बिना क्या कोई पनप सकता है? नहीं पनप सकता। आज के हालात हाजरा की अगर हम बात करें तो अभी परसों मैंने सुना था कि यूपी में किसी एक संदिग्ध के पास से इस्लामिक साहित्य, तो इस्लामिक साहित्य में क्या मिला है भाई? उसके बैग से कुरान मिला है। मतलब कुरान होना भी एक तरीके का नैरेटिव बना दिया गया। तो मामले जो यहाँ के हालात के हैं और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों के हैं, तो सारी सेक्युलर पार्टियों ने मुसलमानों का राजनीतिक इस्तेमाल तो किया, लेकिन उनका एम्पावरमेंट जो होना चाहिए था, उनका जो स्टेक होना चाहिए था जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, हमारी आबादी का जो हिस्सा है जो हमें मिलना चाहिए। गुजरात की बात करें तो हमारा 12% हिस्सा है, तो अनकरीब 20-22 एमएलए होने चाहिए, जिसके बजाय 3 एमएलए हमें इस तरह खैरात में मिलते हैं कि भाई ये हम दे रहे हैं। इस देश में सबसे ज्यादा सेक्युलर अगर कोई कम्युनिटी है तो वो मुसलमान है। आप देखिए कि उसने हमेशा से नाम न देखा धर्म, न देखी पार्टी, और उन्होंने वोट दिया। लेकिन हम यहां अगर बात करें न सिर्फ गुजरात में, लेकिन गुजरात के बाहर भी किसी मेजॉरिटी, मैक्सिमम मेजॉरिटी इलाके से आप किसी माइनॉरिटी कैंडिडेट को खड़ा करके देख लीजिए, तो आपको वोट नहीं मिलेंगे। तो ये जो नैरेटिव, मतलब कम्युनलाइजेशन ऑफ नेशन जो हुआ है, ये इन्हीं सो कॉल्ड शासन का पार्टियों के दौरान हुआ है। 10,000 से ज्यादा दंगे हुए हैं इस मुल्क में। 10,000 से ज्यादा दंगों में आप देखेंगे तो पुलिस फायरिंग में किनकी मौत है? तो मुसलमानों की है। आरोपी कौन है? तो मुसलमान है। लुटा कौन है? तो मुसलमान है। पिटा कौन है? तो मुसलमान है। इज्जत व अजमत किसकी गई है? तो मुसलमान की। मतलब हर तरफ से सियासी तौर पे जो जुल्म किया गया वो मुसलमानों पे किया गया, और आज भी 24 घंटे जो सियासत होती है वो मुसलमानों पे होती है। केंद्र शासित अभी जो सरकारें हैं वो रोज नया एक शगुफा ले आती है, कभी 3 तलाक के नाम से, कभी लव जिहाद के नाम से, कभी डिस्टर्ब एरिया के नाम से, कभी कुछ। मतलब सेंट्रलाइज जो है पॉलिटिक्स सिस्टम का, तो मुसलमान और स्टेट जब डिस्क्रिमिनेशन पेनिट्रेट करता है ना, तब कम्युनिटीज के अंदर में लीडरशिप का अभाव पैदा करता है। वही आप देखिए कि कितना सेग्रीगेट किया उन्होंने, जो कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी सेग्रीगेशन करने में तो माहिर ही हैं। उन्होंने इतना आपको छंदों में बिखेर दिया कि आपको इकट्ठा होने में दिक्कत है। आपके प्रमोटिव्स की अगर बात की जाए तो इस तरीके से वो सिलेक्शन करते हैं कि आपका प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन जो होना चाहिए हाउस में, क्योंकि जमहूरियत में जो मामले हैं विधानसभा में या पार्लियामेंट में या और किसी भी इदारे में जहां आपको अपना रिप्रेजेंटेशन देना होता है, वो डेफिनेशन इसलिए बनाया गया है कि भाई पूरे पार्लियामेंट में जाके 125 करोड़ की आबादी तो भारत की बैठेगी नहीं, इसलिए हम 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करके भेजते हैं ताकि वो अवाम की बात कर सके। अब अवाम की तो बात वहां होती ही नहीं है। डेमोक्रेसी जब हमारे यहाँ अडॉप्ट करने की बात चल रही थी तब ये कहा गया था कि हम जमहूरियत लाना चाहते हैं जो लोगों की बात सुनेगी। कुछ करने से पहले लोगों से राय मशवरा किया जाएगा कि आपकी जरूरतें क्या है, क्या प्रायोरिटीज हैं। उन प्रायोरिटीज को हम स्लैब में बनाएंगे कि नंबर 1 प्रायोरिटी ये है कि भाई जीने के लिए जो एसेंशियल चीजें, नल, पानी, गटर, जो चीजें वो, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद नंबर 3। लेकिन ये तो सारा मामला ही उससे विपरीत हो गया। आज हमारे यहाँ सेशन शुरू होने से पहले अदानी अंबानी के दरों पे सियासी लोग अपनी माथा टेकने चले जाते हैं। तो जो काम अवाम के लिए करना था वो काम अब वो कॉर्पोरेट्स के लिए कर रहे हैं। इसीलिए इस मुल्क में सबसे ज्यादा दुखी मुसलमान, उसके बाद दलित, उसके बाद ओबीसी है। ये हालात जो हैं हमारे मुल्क के सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों ने बनाए जाते हैं और एक नया इश्यू खड़ा हो जाता है। इस इश्यू को लेकर
मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से भी देखा कि देश भर में प्रदर्शन भी होते हैं, आवेदन पत्र दिए जाते हैं, यानी कि एक वक्त की, मैं इसको कहना चाहूंगा कि वक्त की बर्बादी करके ये लोग प्रदर्शन वगैरह करते हैं, लेकिन नतीजतन कुछ नहीं मिलता। तो ऐसे हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? देखिए, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में दो तरीके होते हैं कानून के खिलाफ लड़ने के। एक तो ये होता है कि अगर आप सत्ता में नहीं है तो आपके लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वार खुले हैं। आपको ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि इस तरीके के जो कानून नाफिज किए जा रहे हैं या कोई भी सरकार की पॉलिसी एंटी सिटीजन ऑफ इंडिया है, किसी एक नागरिक के भी खिलाफ है, तो वो सरकार चाहे भले ही बहुमत में हो, चाहे सुपर बहुमत में हो, लेकिन वो ऐसा कुछ भी रेजोल्यूशन, अमेंडमेंट या एक्ट बना नहीं सकती। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो लैक ऑफ एजुकेशन है वो सबसे बड़ा मामला है। दूसरी बात कि अगर आप कोर्ट से भी ज्यादा जल्दी फैसला पाना चाहते हैं तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। आपको तय करना पड़ेगा कि इस देश का प्रधानमंत्री कोई AIMIM से हो, कोई इंडियन मुस्लिम लीग से हो, SDPI से हो, WPI से, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो या किसी दलित पार्टी से हो, लेकिन जब तक आपका रिप्रेजेंटेशन लीडिंग रोल में नहीं आएगा तब तक आप इसी तरीके से आवेदन देते रहिए। हम आवेदन देते हैं, वो उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। आज तक किसी ने आवेदन का क्या रिएक्शन आया है, कुछ पूछा ही नहीं। लेकिन ये जो एक मतलब तरीका ही बन गया है, एक रिवाज ही बन गया है कि कुछ आया तो हमने मेमोरेंडम दे दिया, मेमोरेंडम देकर फिर अपने घर चले गए। देखिए, लड़ाई लड़नी है, अगर मुसलमानों को अपने हुकूकों की लड़ाई लड़नी है तो आज के दिन दिल्ली में बैठे किसानों से सीखने की जरूरत है, जो अपना घर बार, बीवी, बच्चे, जर जौहर, जमीन सब कुछ छोड़ के वो वहां बैठ गए कि हम किसी कीमत पे नहीं मानेंगे, या तो आप कानून वापस लीजिए या तो हम वहां बैठेंगे। जब तक डू और डाई के लिए आप इस तरह से नहीं आएंगे कि भाई गैर संवैधानिक किसी भी कानून को हम चला नहीं लेंगे, क्योंकि संविधान की हिफाजत करना सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी नागरिक के तौर पर है, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की आती है। लेकिन इसी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन होता रहा। हमने अपने दिलों को इत्मीनान इसमें कर लिया कि हमने कलेक्टर को मेमोरेंडम दे दिया, हमने स्टेट को मेमोरेंडम दे दिया, हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दे दिया, लेकिन वो अपने तरीके से काम में करते रहे। तो ये जो मेमोरेंडम की प्रथा है, मुझे लगता है ये जानी चाहिए और कुछ ठोस काम होना चाहिए। अगर ठोस काम नहीं होगा तो आपको रिजल्ट मिलना मुश्किल है। अगर आप मेमोरेंडम देते रहेंगे तो वो लेते रहेंगे, डस्टबिन में डालते रहेंगे, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अच्छा साहब, यहाँ पर आपने जिस तरीके से बताया है कि संसद में हमारे जो है वो MLA हों या संसद सभ्य जो हैं उनका होना बहुत ही जरूरी है, MP वगैरह का होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब जो आवाज उठा रहे हैं और उन्होंने मजलिस गुजरात में काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया है, लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ लोगों के मन में एक सवाल ये उठता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब जब आवाज उठा रहे हैं, लोग उनका एक शक की नजर से देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी है वो जानबूझकर उन्हें बोलने की इजाजत दे रही है? साहब, दरअसल मामला ये है कि होते हैं ना, मैं फिर से दोहराऊंगा, जिनके पास कोई काम नहीं है वो इस तरीके की बेतुकी बातें करते हैं। क्या आपको याद नहीं है अकबरुद्दीन ओवैसी को गोलियां मारी गई थी? क्या आज तक किसी ने गोलियां खाई हैं? आप क्या कह रहे हैं? 1999 में आपको याद नहीं है कि असद साहब के ऊपर किस तरह हैदराबाद पुलिस ने लाठियां बरसाई थी? क्या फोटो में आपको वो दिखाऊं जिसमें उनके बदन में कितने फ्रैक्चर हुए थे? तो ये जो आरोप हैं, आप समझिए ये बिना वजह के हैं, बिना किसी तर्क के हैं, इसके पीछे कोई मामला नहीं है। दरअसल ये जो लोग इस तरीके की बात करते हैं, ना उनके पास अपने भविष्य के लिए कुछ प्लानिंग है, ना ही वो अपने इतिहास से वाकिफ है। और जो कौम अपने इतिहास से वाकिफ नहीं होती वो अपना मुस्तकबिल तय नहीं कर सकती। अच्छा साहब, आपने जिस तरीके से इतिहास की बात कही है, तो खासकर देखा जाए कि उर्दू को लेकर कि सबसे पहले FIR जो लिखी गई थी, दर्ज की गई थी, वो भी उर्दू जबान में लिखी गई थी। जवाहरलाल नेहरू की शादी का जो कार्ड लिखा गया था उर्दू जबान में लिखा गया था। यानी हमारी जो तहजीब है, उर्दू तहजीब, ज्यादातर हमारा जो लिटरेचर है उर्दू में ही है। या उर्दू जो है उससे लोग दूर होते जा रहे हैं या उन्हें उर्दू से दूर किया जा रहा है? देखिए, उर्दू के पीछे सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि दुनिया में तरह तरह की जबानें बोली जाती हैं। ठीक है, हर तरह की जबान में, अगर जमहूरी मुल्क है तो उसमें आपको उसी जबान के अंदर में उनकी एग्जाम्स होती हैं, उन्हें पोस्टिंग मिलती है, उनका इलेक्शन सिलेक्शन जो भी प्रोसेस होता है वो होता है। हमारे यहाँ बिल्कुल टैक्टफुली उर्दू लैंग्वेज के लिए सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों ने अपने जमाने में ब्रिटिशरों के दौर में रिपोर्ट्स बनाए, रिपोर्ट्स बनाकर दिए। जब हमारे यहाँ दौर उर्दू का था, जब यूनाइटेड इंडिया में, जब बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा मुल्क एक भारत, एक हिंदुस्तान के तौर पर जाना जाता था,
था, जब पूरी हिंदुस्तान के मुल्क में उर्दू बोली जाती थी, उस वक्त के अंदर में ब्रिटिशरों के पास ये डिमांड की गई कि उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज या मेन लैंग्वेज खत्म किया जाए और हिंदी को लागू किया जाए। तो आप समझिए कि जिन लोगों को लैंग्वेज से प्रॉब्लम था, अगर आपको ये लगता है कि हमारे प्रदेश में ये उर्दू स्कूलें आज बंद हो रही हैं, ये वर्तमान सरकारें कर रही है, तो नहीं है। आप समझ लीजिए ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी और कम्युनल पार्टी, इनका एजेंडा एक है। आप मुझे बताइए कि 2014 से पहले जो सरकार थी, 2014 के बाद जो सरकार बनी, क्या उनकी कोई पॉलिसी में चेंज आया? नहीं आया। नाम बदल गए, पहले शायद कुछ और नाम हुआ करते थे और अब कुछ और नाम। अल्टीमेट यूनिफॉर्मली वो सारी की सारी योजनाएं वैसी की वैसी हैं। तो कोई अगर ये समझता है कि सेक्युलर कम्युनल पार्टियां अलग हैं, तो ऐसा नहीं है। उर्दू के मामले की, न सिर्फ उर्दू के मामले की, लेकिन और भी इतिहास की बात करूं तो नेशनल फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ उर्दू फरोग के नाम से उर्दू के प्रमोशनल प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ये वही लोग चला रहे थे अब तक जिन्होंने उर्दू की मुखालिफत करके अपने आंदोलनों में और अपनी रिपोर्ट्स में ब्रिटिशरों को रिपोर्ट दी थी कि भाई हिंदुस्तान से जो है उर्दू खत्म की जाए। आप तो सिर्फ एफआईआर की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे पहला जो एक्ट बना था, आर्म्स एक्ट इसलिए बना था कि 1857 में पहला गदर सशस्त्र गदर था, क्योंकि उस दौर में मुसलमानों के घर घर में हथियार रहता था, जो तलवार भाले जो कुछ भी रहते थे, और वो जो सशस्त्र गदर था 9 महीने तक ब्रिटिशरों को उसके सामने लड़ना पड़ा। और जिस तरह से उनको शिकस्त मिली एक तरीके की, वो अपनी प्रपंची पॉलिटिक्स में तो कामयाब हो गए, लेकिन जिस तरीके से उनको शिकस्त मिली, इसलिए उस दौर में उन्होंने जो कानून रेजोल्यूट किया था वो भी उर्दू में। 1857 में कोई हिंदी थोड़ा ही थी यहाँ पर। तो जब आर्म्स एक्ट बना, सबसे पहला एक्ट इस मुल्क का जो बना, वो भी उर्दू में बना। तो आप देखेंगे कि किस तरीके के उर्दू को डाइल्यूट किया गया, राष्ट्रभाषा का वो दिया गया, और उर्दू को किस तरह डिमीन किया गया, तीसरे नंबर पर ले जाया गया, प्राइमरीली इंग्लिश, फिर हिंदी और फिर उर्दू। और आज की डेट में आप देख लीजिए कि साउथ गुजरात के अंदर में स्टालिन जैसे कद्दावर नेताओं ने यह कह दिया कि हम हिंदी मानने को तैयार नहीं है। अगर आप हिंदी आप लागू करने की कोशिश करेंगे तो हम द्रविड़ नाडु पूरा अलग देश मांग लेंगे। मतलब इससे बड़ी तो बदबख्ती की क्या बात हो सकती है। सब यहाँ पर अब एक सवाल और करूँ मैं कि आजकल हमारी कौम में एक चीज देखी जाए तो हमारी कौम जो है वो 3 हिस्सों में तकसीम होती है। एक जो है वो उलमा लोग जो हर बात में फतवे देना या किसी भी चीज के अंदर दखल अंदाजी करना। दूसरी चीज ये है कि पढ़ा लिखा तबका जो है वो कौम को सुधारने की कोशिश करता है। और तीसरा तबका वो है कि सबसे ज्यादा तादाद में जो रोजी रोटी में से ऊंचा नहीं आता, और उसी तबके के ऊपर जो है दारो मदार वोट का भी रहता है और खासकर लीडरान का भी रहता है। तो इस बात पर आप क्या रोशनी डालते हैं? देखिए, सबसे पहले तो एज ए मुस्लिम, मैं मुसलमान के तौर पर शुक्रगुजार हूँ उलेमाओं का, क्योंकि देखिए आपने और हमने ना रसूलुल्लाह को देखा है, ये हमारी खुशकिस्मती शायद नहीं रही है, लेकिन उनका जो पूरा जीवन चरित्र है, जो उनकी पूरी सीरत है, हमने इन्हीं उलेमाओं के मुंह से सुनी है, इन्हीं के किस्से कहानियों में सुना है और जाना है। फक्र है इस बात का। रह गई बात उलमाओं की जिम्मेदारी की, तो उलमाओं की जिम्मेदारी जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, उसके बाद वो अपनी जान जोखिम में डालकर बिल्कुल कम से कम जो भी मतलब उनके पास संसाधन है उसका इस्तेमाल कर कर भी उन्होंने मेंटेन किया है। मुझे लगता है कि इस दौर में उनसे बड़ी कुर्बानी किसी की नहीं है। हाँ, ये बात और है कि सरकारें, सो कॉल्ड सेक्युलर सरकारें हों, कम्युनल सरकारें हों, वो जानबूझ के ऐसे फितने पैदा करने की फिक्र में रहती हैं कि मुसलमानों के अंदर अंदर मसलकी झगड़े रहें ताकि वो कभी एक न हो पाए। और उसके पीछे का जो मकसद है वो ये है कि अगर ये रिलीजियस तौर पे मतलब मजहबी तौर पे एक हो गए तो सियासी तौर पे इनको एक होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मजहर साहब, मैं फिर से यहाँ रिपीट करूंगा कि हमारे यहाँ संदल उर्स में जितनी तादाद इकट्ठा होती है, इतनी तादाद आज भी हमारे यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस जो है प्रोटेस्ट का सरकार के खिलाफ, किसी भी चीज को जो आपको सही नहीं लगती है उसमें इतनी तादाद में हम इकट्ठा नहीं होते हैं। हम इज्तिमाओं में इज्तिमाई तौर पर जितने इकट्ठा होते हैं जमात में, इतने हम इकट्ठा प्रोटेस्ट के लिए नहीं हो पाते हैं। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा। उलमा इस बात को समझाने की कौम को कोशिश कर रहे हैं कि भाई कानूनी तरीके से जिस तरीके की लड़ाई होनी चाहिए वो लड़ाई लड़ी जाएगी और वो लड़ भी रहे। बहुत सारे मामलों में आप देखेंगे कि अलग अलग मजहबी इदारे कानूनी मदद जो है वो कौम और मिल्लत को दे रहे हैं। तो इसलिए उन पर किसी तरीके का तंज करना ये तो मुनासिब नहीं है। उनकी कुर्बानी शायद हमसे भी ज्यादा है। उन्हीं की देन है कि हम जहां खड़े हैं वहां मुसलमान के तौर पे खड़े हैं और
हम संविधान की बात कर रहे हैं। शायद अगर उन्होंने हमें दीन की समझ ना दी होती तो हमारे पास ये समझ ना होती। दूसरी बात आपने की कि वो नौजवान जो बेचारा रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल लिप्त है, तो देखिए मुसलमानों को जानबूझकर गरीब रखने की जो पूरी सियासत है उसको आपको समझनी पड़ेगी। हमारा राजनीतिक इस्तेमाल किस तरीके से होता है, मैं बहुत खुल के कहना चाहूंगा कि इलेक्शन के दिनों में जिस तरीके से लोगों का इस्तेमाल हो जाता है छोटी छोटी चीजों में, चमाने के पैकेट में या और किसी में बिरयानी में जो मामले बनते हैं, ये हमारा मुस्तकबिल तय करते हैं और इनको इस तरीके से ले लिया गया है बहुत आसानी से कि चुनाव के तौर पे उसका इस्तेमाल करना और उनको इस्तेमाल करके फिर निकाल के फेंक देना। ये जो पूरा मामला है इसको हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्शन जो है वो आपका मुस्तकबिल तय करता है और जो चीज आपका मुस्तकबिल तय करती है, जैसे कि हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन के अंदर में मस्जिदें बंद रखने का ऑर्डर सरकार से आया, तो जब हमारा मुस्तकबिल हमारा मजहब जो है अगर हुकूमत की तरफ से आएगा तो फिर सियासी हुकूमत भी हमारे पास होनी चाहिए या उसका स्टेक भी हमारा होना चाहिए ताकि हम उसके तरीके से उसका सिस्टम जो है पूरा निजाम बना सकें। रही बात सियासत के अंदर में नौजवानों के कंट्रीब्यूशन की, तो नौजवान मुझे लगता है कि सियासी तरीके से तेज जा रहा है, आने वाले दिनों में इसमें बदलाव आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लिटरेट करने की कि हम इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को समझें। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन समझ लेंगे तब आपके साथ किसी तरीके की ज्यादती करने की ताकत नहीं किसी में बचेगी, क्योंकि ये कौम को समझना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेके उसके बाद प्रधानमंत्री से लेके कि सरकारी एक चपरासी भी जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के निजाम से बंधा हुआ है। तो जब तक आपको सिस्टम कैसे चल रहा है ये समझ में नहीं आएगा तो आप उसको टैकल कैसे कर पाएंगे। एक बार आपने कॉन्स्टिट्यूशन समझ लिया तो फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि कमिश्नर से कैसे बात करनी है, कलेक्टर से कैसे बात करनी है, गवर्नर से कैसे बात करनी है और प्रेसिडेंट से कैसे बात करनी है। हमको इस पर तवज्जो देनी पड़ेगी, लोगों के अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस लानी पड़ेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस आने के बाद बेबाकियत अपने आप आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो मैं खासकर दानिश साहब एक सवाल और करूंगा यहाँ पर कि जिस तरीके से फिलहाल अब देखा जाए तो ऑनलाइन सब चीजें हो चुकी है, जिस तरीके से आपको अगर सफाई करनी है अपने मोहल्ले में तो 155303 नंबर पर फोन लगाइए और आपके मोहल्ले में साफ सफाई रहती है। ऐसे हालात में भी ये चीजें आम लोगों तक पता नहीं है और वो लोग जो है कॉर्पोरेट ऑफिस पे धक्के खाते हैं और वहां पर देखा गया है कि ये जो अवेयरनेस जो है ये लाने की जिम्मेदारी किसकी है और ऐसे हालात बनाने के लिए आज क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं तो एक ही बात कहूंगा मजहर साहब कि मैं हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ, फिर से बात करूंगा वही कि हमारी जो प्राथमिक सुविधाएं जो प्राइमरी नीड्स जो है हमारी वो देने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बाउंडेड है, स्टेट गवर्नमेंट बाउंडेड है और सेंट्रल गवर्नमेंट बाउंडेड है। दिक्कत ये है कि हमारे, मैं फिर से यही कहूंगा कि लिटरेसी का जो पूरा मामला है हमारे पास इलिटरेसी है, इसलिए हम 155303 पर कंप्लेन नहीं करने के बजाय हम कॉर्पोरेटर किसी भी पार्टी का हो कॉर्पोरेटर्स की ऑफिस पे धक्के खाते हैं। जब आपके पास एक क्लिक में सारी चीजें अवेलेबल हैं तो आप उसको क्यों नहीं करते। दूसरी बात, सफाई रखना, साफ पानी देना, सेवरेज, ड्रेनेज, ये सारी प्राइमरी नीड्स है जो कॉरपोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। लेकिन हमारे यहाँ हो ये रहा है कि प्रशासन आप पर इस तरह काम करने, इस तरह जताता है जैसे वो काम करके आप पे एहसान कर रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपके यहाँ सड़क टूटी हुई है तो आप कॉरपोरेशन से जाके न सिर्फ उसकी कंप्लेन कीजिए लेकिन उससे जो दिक्कतें आई है उसका एक बार मुआवजा भी मांगिए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कोप्स हैं उसके, लीगल स्कोप्स हैं उसके, उसमें जगह है इसकी। तो जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आपको यही लगेगा कि ये जो रियायतें हैं ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की देन है या किसी कॉर्पोरेटर की देन है। मैं समझता हूं कि कॉर्पोरेटर्स हों या एमएलए हों या एमपी हों, ये अगर कोई कॉर्पोरेटर है तो वो कॉर्पोरेशन में बैठ के शहर की पॉलिसी बनाने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति है। आपकी कंप्लेंट कोई बहुत ज्यादा लिटरेट नहीं है वो जाकर कर देता है तो और बात है, लेकिन ये जो प्राइमरी चीजें हैं ये तुमको हमको समझने की जरूरत है और उन्हें परेशान ना करके कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसा मेट्रो सिटी, गुजरात की एक मेट्रो सिटी है जिसका अमूमन 10,000 करोड़ का बजट है, मतलब एक इलाके के अंदर में, मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आप खड़ा हो जाता है का बजट सालाना, लेकिन आप
आपको देखने को सिर्फ ये मिलता है कि किसी कॉर्पोरेटर का पर्सनल बजट 25 लाख का, वो बोर्ड लगा दिया, किसी ने बेंच दे दिया, किसी ने ट्री गार्ड लगा दिया, तो इस तरह करके वो खत्म कर देते हैं। होता यह है कि डेवलपमेंट के लिए शासन में बैठे जो लोग हैं वो उनका जहां इन्वेस्टमेंट होता है वहां चीजें ले जाते हैं। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि आप कॉर्पोरेटर्स को, अपने इलाके के कॉर्पोरेटर्स को थोड़ा सा फ्री करें और मदद करें उनको जनरल बजट अपने इलाकों में ला के देने के लिए। क्योंकि आप सोचिए कि 10,000 करोड़ का बजट, सालाना बजट कॉर्पोरेशन का 1 साल का है, तो 5 साल में कितना हो गया? ये 50,000 करोड़ का बजट। 50,000 करोड़ मतलब अमूमन 5 साल में 1,000 करोड़ एक वार्ड में खर्च होने चाहिए। अगर 1,000 करोड़ रुपए आपके वार्ड में, आपके इलाके में खर्च हो गए तो हमारी कंपैरिजन न्यूयॉर्क या शंघाई से कम नहीं हो जाएगी। लेकिन ये इतनी चालाकी से सारा खेल करते हैं कि बेचारे कॉर्पोरेटर तो अपनी जगह पर अपने अवाम के बीच में झुलसे हुए रह जाते हैं और ये सारा कटकी करके जिस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं जिसकी की कोई इंतहा नहीं है। तो कोशिश ये कीजिए आप कि आप अपने इलाके के रिप्रेजेंटेटिव को सपोर्ट कीजिए ताकि वो आपका हिस्सा जो है, आपके इलाके का जो हिस्सा है वो सरकार से खींच के ला सके जो आपके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। सब यहाँ पर खासकर बॉम्बे तालुक से मैं आपको एक ये भी सवाल करूंगा कि आसान धारा जो लाया गया है इसमें मुसलमानों के लिए जमीन है। सवाल है 2018 में मैंने चैलेंज किया था गुजरात हाई कोर्ट में, जो मैटर आज भी पेंडिंग है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम उसमें फतह हासिल करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट जो है वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे बंधारण का जो स्लोगन है, अगर वो बात करें किसी भी नागरिक का फंडामेंटल जो राइट है वो ये है कि भारत में पैदा हुआ नागरिक हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ज़मीन खरीद सकता है, मकान खरीद सकता है, दुकान खरीद सकता है, बेच सकता है। जब ये हक हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है तो स्टेट के पास या कलेक्टर के पास या किसी के पास ये पावर्स ही नहीं है कि उसको डाइल्यूट कर सके। लेकिन यहाँ जो मिली जुली राजनीति गुजरात में चल रही है जिसके कारण 1991 से मुसलसल 30 साल से ज्यादा वक्त हो गया, जाहिद वक्त हो गया, अभी तक ये लागू है और इसमें इजाफा ही हुआ है। मेरा तो ये मानना है कि ये एक तरीके का डिजिटल कर्फ्यू है जो 1991 में लगा था। पहले अहमदाबाद के छोटे से इलाके में लगा था, आज 7 डिस्ट्रिक्ट्स में फैल चुका है। डिस्टर्ब एरिया एक्ट लगाने के पीछे जो मोटिव है वो ना हिंदुओं को सुरक्षित करने का मोटिव है ना मुसलमानों को। दरअसल वो जो मोटिव है वो एक कॉमन मोटिव है सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी का भी और सो कॉल्ड कम्युनल पार्टी का भी, कि मुसलमानों को पॉलिटिकली कंट्रोल कैसे किया जा सके और उसी लिए ये पूरा डिस्टर्ब एरिया एक्ट का ड्रामा बना के इन्होंने लागू कर रखा है। दूसरी बात कि जैसा कि आपने कहा कि भाई जमीनों के ऊपर गैर कानूनी अवैध निर्माण करके जो घर और मकान और दुकान बेच के चले जाते हैं उसके बाद लोगों को परेशानी हुई है। मदर साहब, मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि हमें कौम को लिटरेट करना पड़ेगा। हो ये रहा है कि हम लाखों रुपया उस आदमी के हाथ में दे देते हैं जिसको हम जानते भी नहीं है, जिसके पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं है, ना जमीन के ना मकान के, किसी चीज के। आपको ये करना पड़ेगा कि आप एक 2-3 हज़ार रुपए का वकील हायर करें जिसको जाके आप अपने कागज दिखाएं कि भाई ये जगह ये मकान हम खरीद रहे हैं। हम वकील के 2-4-5 हज़ार रुपए बचाने के चक्कर में हम हमारे लाखों रुपए खतरे में डाल देते हैं और ये जो भूमाफिया है ये गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन करके ये आपको कैसे भी मतलब चूना लगा के आपसे पैसा ले जाते हैं। आप जिंदगी की जमा पूंजी लगाकर एक मकान खरीदते हैं और वो अवैध निकलता है। और जब राजनीति शुरू होती है, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूं कि राजनीति शुरू होती है, शहर में बहुत सारे इलाके मतलब अमूमन 38% जो कंस्ट्रक्शन है वो इलीगल है, लेकिन नजर सिर्फ जुहापुरा में आता है, नजर सिर्फ फतेहवाड़ी में आता है, नजर सिर्फ वटवा में आता है। तो ये जो सिलेक्टेड डोमिनेंस जो है यहाँ का जो पूरा मामला है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम 2-3 हज़ार रुपए वकील के बचाते हैं ना, तब हम अपने 2-5-10 लाख रुपए खतरे में डालते हैं। आप जाइए कागजात लेकर अपने एडवोकेट के पास जाइए और पॉसिबल हो तब तक सारे लीगल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट करने के बाद ही आप अपना जमीन मकान दुकान खरीदिए। 2 साल 5 साल देर से खरीदिए, लेकिन जब तक अगर वैध दस्तावेज नहीं है उसके, तब तक आप इस तरीके की मिलकत से बचने से बचिए, वरना वो आपको बहुत बड़ा नुकसान देगी। अच्छा साहब, आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा कि आजकल देखें कि दुनिया भर में मुसलमानों को जो है एक हकारत की नज़र से देखा जाता है। इसी तरीके से आप हमारी कौम के नौजवानों को, लोगों को ऐसा क्या संदेशा देना चाहेंगे कि वो एक प्लेटफॉर्म पे आने की कोशिश करें?
देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, रिसेंटली BBC न्यूज़ ने एक खबर छापी है कि भाई हिंदुस्तान का जो क्या बोलते हैं विदेशी मंत्रालय जो है, विदेश मंत्रालय, उसने चुपचाप तालिबानों के साथ में मीटिंगों का दौर शुरू किया। ये वही तालिबान है, किसी दौर में इन्हें बहुत ज़बरदस्त आतंकवादी कहा जाता था। IC-814 वाला इश्यू सारी दुनिया से छुपा नहीं है, जिसमें मसूद अजहर को रिहाई की गई थी, उस वक्त भी वाजपेयी की सरकार थी। तो अब जब मामला ये हो रहा है कि US का और तालिबानों का जो ट्रूस हो रहा है और आने वाले दिनों में शायद उनको यूनाइटेड नेशन से मान्यता भी मिल जाए, तो देखने की बात यह है कि हम उन्हें किस तरीके से, क्या उसके बाद भी हम यूनाइटेड नेशन की मान्यता के बाद भी हम उन्हें तालिबानी आतंकवादी कहेंगे या गवर्नमेंट के तौर पे हम उन्हें स्वीकार करेंगे, उनकी एम्बेसीज खुलेंगी और सारे जो भी उनके राइट्स हैं यूनाइटेड नेशन के बाद के वो मिलेंगे। तो आपको हौसला रखना है, समझना है, देखना है, कम्युनिटी को कैसे आगे ले जाना है, उसको सोचिए, समझिए, पढ़िए, लिखिए। पढ़ने लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप आलिम फाजिल हो जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, पायलट बन जाए, वो ठीक है, अपनी जगह बनना चाहिए, लेकिन पढ़ने का मतलब ये है कि जब तक आप संविधान को नहीं समझेंगे, संविधान में बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूं कि हमारे पूरे देश का निजाम उसी किताब से चलता है। तो जो निजाम जिस किताब से चलता है उसको डिटेक्ट करने के लिए आपको, उसका सिस्टम समझने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ही पड़ेगा। रह गई बात कि अपनी तरीके से कानूनी हद में, दायरों में रहकर अपने हक की लड़ाई लड़िए, अल्लाह आपको तालिबानों की तरह फतह करेगा। तो दोस्तों, आज हमने मुलाकात की दानिश भाई कुरैशी साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश भाई, आपने हमें वक्त दिया और दानिश भाई से खासकर ये बात जानने को मिली, उन्होंने कौम के लोगों को खासकर ये उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि खुद बेदार होने की ज़रूरत है। अगर आप बेदार होगे तो आपको किसी भी तरीके से दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई आपके सामने कुछ बोल सकेगा या आपकी हक तलफी कर सकेगा। तो मैं मज़हर शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ, कैमरामैन खुर्शीद शेख के साथ। अल्लाह हाफिज़।